नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बेटा कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स in acyclic compounds। इन acyclic compounds। देखो भाई, जैसे कि हमें कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है ना, कोई भी जैसे स्ट्रक्चर मिल गई, उससे ये बताना है हमें कि उसमें कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हैं। 4, 5, 6, 7 ऐसे गिनती में काउंटिंग बताना है। तो एसाइक्लिक कंपाउंड्स बताने हैं, तो इनको अब हम दो प्रकार से डिफाइन करेंगे, इनके फॉर्मूलाज बनाएंगे। इस फॉर्मूला में उस चीज़ की वैल्यू पुट करेंगे और उससे हमें वो आइसोमर पता लग जाएगा, इस पर कितने आइसोमर हैं। और इससे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा। ठीक है भाई। देखो, इसमें सबसे पहले हमें चेक करना क्या है भाई, कायरल सेंटर। एक एन की वैल्यू होगी, उस एन का मतलब क्या है, कायरल सेंटर कितने हैं उस कंपाउंड के अंदर, क्या चेक करना है, एन की वैल्यू पता करेंगे सबसे पहले। और एन का मतलब क्या है उसमें, कायरल सेंटर। ठीक है। अब ये जो एन है ये दो टाइप से होगा। ये जो कायरल सेंटर होगा ये दो जगह चेक करेंगे, कैसे, इक्विवेलेंट टू हाफ, दूसरा होगा नॉन इक्विवेलेंट टू हाफ्स। ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट टू हाफ्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो भाई, स्टीरियो आइसोमर चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना, हमें ये बात चेक करनी है, क्या उसमें दो इक्विवेलेंट हाफ हैं या नॉन इक्विवेलेंट हाफ है। ठीक है, उससे पहले हमें क्या चेक करना है, कायरल सेंटर, उसमें कितने कायरल सेंटर हैं। तो देखो, कायरल सेंटर चेक करता हूँ। कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है, देखो इसके अराउंड कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी, ये भी कायरल सेंटर है। ऐसे इसमें ये भी क्या है, एक कायरल सेंटर है, यहाँ पे आए इसमें ये भी क्या है, कायरल सेंटर, ये भी क्या है, कायरल सेंटर। बट ये कंपाउंड कैसा है, इसमें जो दोनों जो कायरल सेंटर हैं उनके बीच में अगर लाइन पास करूं, यानी कि दो हाफ में उसको डिवाइड करूं, तो दोनों हाफ कैसे हैं, इक्वल है, इक्विवेलेंट है। ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे अगर मैं इनको बीच से कट करता हूं तो क्या इक्विवेलेंट है दोनों हाफ, नहीं, दोनों हाफ अलग अलग है। तो इन नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट के बेसिस के ऊपर फॉर्मूले बनाएंगे अब। ठीक है, उन फॉर्मूले को लिखो अब आगे, पहले ये उतार लो। अब केस फर्स्ट लिखो बेटा, पहला केस बनाते हैं। केस फर्स्ट क्या है, when non equivalent जब दो नॉन इक्विवेलेंट हाफ होंगे तब उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो, जैसे कि मैं ये कायरल सेंटर लेके चलता हूं,
MEPH H यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl। बताओ ये क्या है? एक कायरल सेंटर है। क्या है ये? कायरल सेंटर है। अगर वो कंपाउंड नॉन इक्विवेलेंट टू हाफ्स में है तो उसका जो हमें स्टीरियो आइसोमर्स निकालने होंगे उसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। क्या होगा? 2 की पावर n। n की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो कितने कायरल सेंटर है? एक। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 1। तो पुट कर दो 2 की पावर 1। कितने आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे इसके? 2। छाप लो इसको। कितना आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे? 2। ऐसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, इसका आंसर बताना। CMe नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर n। बताओ इसमें कितने आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे? कितने? 4। कितने कायरल सेंटर हैं इसमें? 2 कायरल सेंटर हैं। एक कायरल सेंटर ये प्रेजेंट है, एक कायरल सेंटर ये प्रेजेंट है। 2 की पावर कितनी होगी? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। ये कितने हो गए बेटा? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। छाप लो। ऐसे अगर कोई भी कंपाउंड जो अनसिमेट्रिकल दिखे, यानी कि इसमें 2 हाफ में डिवाइड करेंगे, अगर दोनों हाफ अनसिमेट्रिकल हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? 2 की पावर n का। ठीक है, लगा लोगे? ओके। अब बात करते हैं 2 इक्वल हाफ्स। जहां पे दोनों हाफ इक्वल हो वहां पे कैसे निकालेंगे स्टीरियोमर? देखो, अब यहां से 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी जब दोनों हाफ इक्विवेलेंट हो। तो क्या होगा बेटा? जो n की वैल्यू आएगी वो एक में तो केस में क्या आएगी? इवन। और दूसरा केस क्या बनेगा? n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर n की वैल्यू ओड है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो भाई, अगर n इवन है, इवन का मतलब ये क्या है बेटा? कायरल सेंटर क्या है ये? कायरल सेंटर। जैसे कि कार्बन कार्बन CH3 Cl H H Cl और H, यहां तक छापो। ऐसा इसमें ओड के केस में ले लेते हैं Cl H CH3 CH3 H Cl Cl और H। अच्छा हाँ, CH3 लिख लो, ये CH3। इसमें इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं, एक कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर और 2 इक्वल हाफ्स है। इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? 1, 2 और 3। इसमें भी 2 इक्वल हाफ है। ठीक है, देखो अब अगर इवन कायरल सेंटर है और बीच में से उसके ये जा रही है, मतलब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो यहां से 2 प्रकार के आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। कितने टाइप के आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे? 2 प्रकार के। एक तो होगा बेटा ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, और दूसरा क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। 2 केस बनेंगे। एक तो होगा ऑप्टिकली एक्टिव, हो सकता है कुछ आइसोमर इसके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कुछ कैसे होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे ही यहां भी क्या केस बनेंगे? 2 केस ही बनेंगे। एक तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, और दूसरा क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लिखो आगे। देखो, अगर n इवन है तो ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या? किसका फॉर्मूला?
ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n-1। ये फॉर्मूला लगाएंगे कब बेटा, जब हमें क्या निकालना होगा, दो इक्वल हाफ होंगे, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर होंगे, तो उसमें जो ऑप्टिकली एक्टिव जो आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर n-1। ठीक है, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला लिख लो। अगर हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव निकालना है तो 2 की पावर n-1 और डिवाइड बाय 2, 2 की पावर n-1 डिवाइड बाय 2। समझ गए। अगर हमें टोटल, अब देखो इसके निकालते हैं क्या, ये जो कंपाउंड अपने पास गिवन था कितने कायरल सेंटर है इसमें, 2, तो मैं यहां से निकालता हूं, 2 में क्या पुट करूं वैल्यू, 2 की पावर 2-1, क्या वैल्यू आएगी, 2 की पावर 1, तो क्या वैल्यू आई बेटा, 2। 2 कैसे, उसमें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं, यहां पे आए ऑप्टिकली इनएक्टिव, 2 की पावर 2-1 डिवाइड बाई 2, ये तो कुछ अच्छा 2 है क्या, अच्छा सॉरी सॉरी 2 आना चाहिए, हाँ भाई यहाँ पे 2 ये, सॉरी ये 1 नहीं है, ये 2 है, 2 की पावर n-2, ये ठीक कर लेना, 2 की पावर n-2, 2 की पावर n-2। तो देखो 2 में से 2 गया तो क्या बन गया वो, 0, तो 2 की पावर 0 कितने आइसोमर आएंगे, 1, कितना आएगा, 1। तो एक तो ऑप्टिकली एक्टिव है, 2 कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या बेटा, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कितने थे, 2, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना था, 1, टोटल कितने होंगे बेटा, 3। लिख लो, छाप लो ये बात। हो गया, हटा दे। देखो अगर अब बात करते हैं हम किसकी, n की वैल्यू जब ओड होगी तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा। जब n की वैल्यू ओड है तो ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो लिखो, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1 डिवाइड बाय 2। ये तो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 की पावर n-1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखो निकालते हैं। इस केस में हमारे पास n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू 3 है, 3 पुट करो, ऑप्टिकली एक्टिव की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। देखो क्या वैल्यू आती है, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर क्या आएगी 1, 2 की पावर 2, 4 माइनस 2, क्या वैल्यू आई बेटा 2। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने आइसोमर हैं, 2, कितने हैं 2। और ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव 2 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 क्या आएगी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2। समझ गए। तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। अगर टोटल आइसोमर्स की बात करूं, टोटल स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या होंगे भाई, ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव, 2 प्लस 2 क्या वैल्यू आएगी 4। छाप। ऐसे सिर्फ हमें कायरल सेंटर पहचानने हैं और n की वैल्यू पुट करनी है इन फॉर्मूलाइज में दोनों में और आंसर निकालना है। ठीक है, चलो अब निकालो तुम, प्रैक्टिस के लिए दे। कल मैंने स्टीरियो आइसोमर करवाए होंगे ना, डायस्टीरियोमर, इनएंशियोमर्स, वो पेज निकालो और उसी के एग्जांपल्स करके दिखाओ मेरे को, बताओ उसमें कितने कायरल सॉरी कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट हैं। ये लो, चलो तुम इसमें निकाल दो जल्दी से।
निकालो भाई, ये है आपके सामने। तो साइक्लिक कंपाउंड हो गया ना, हमें तो एसाइक्लिक का पढ़ा था, सॉरी ये मत लिखना भाई, सॉरी सॉरी, ये तो साइक्लिक है, हमने एसाइक्लिक का पढ़ा था भाई। ये निकालो, Me PH HIHBr Cl और CH3 निकालो भाई। पहली कंडीशन क्या चेक करनी है, क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो कैसा है ये, अनसिमेट्रिकल है, दो हाफ नहीं बन रहे इक्वल, दोनों अनसिमेट्रिकल है ना, नॉन इक्विवेलेंट है। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, वो किसका है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ तो नॉन इक्विवल, हाँ 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 सही है, क्या आएगा वो, 2 की पावर n, तो कितने सेंटर हैं, 3, क्या वैल्यू आएगी 8। ठीक है, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, 8 होंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो, नेक्स्ट टॉपिक का नाम बेटा थीरियो और इरथीरियो डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स, यानी कि हमें थ्री और इरथीरियोज नोमेनक्लेचर देना है। क्या देना है, थ्री और इरथीरियोज नोमेनक्लेचर देना है। इरथीरियो की स्पेलिंग ERTHERO, इरथीरियो। ठीक है, अब हमें कुछ कंपाउंड्स में दूंगा, उनको देख के तुम्हें ये बताना है कि वो थीरियो है या इरथीरियो है। जैसे कि मैंने पहला कंपाउंड ये लिया, जैसे कि RS नोमेनक्लेचर किया था ना, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर किया था, ऐसे ही एक प्रकार से थीरियो और इरथीरियो नोमेनक्लेचर है, उसका नाम देना है। देखो कंपाउंड में लिखता हूँ यहाँ पे, CHO OH OH H CH3, दूसरा ये है CHO OH H OH H CH3। देखो भाई, अगर कहीं भी हमें कंपाउंड्स में ऐसी कंडीशन मिलती है जहां पे OH और OH एक साइड प्रेजेंट है, क्या कह रहा हूं मैं, OH और OH की पोजीशन देखनी है, अगर दोनों एक साइड प्रेजेंट हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, इरथ्रियोज। क्या बोलोगे बेटा, इरथ्रियोज। इसका नाम क्या होगा, इरथ्रियोज नाम होगा। और जिसमें OH दोनों अपोजिट साइड होंगे उसका नाम क्या होगा, थ्रियोज। समझ गई बात, बस ये चेक कर लेना वो सिमेट्रिकल ना हो। क्या ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है। सबसे मोस्ट पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप, नीचे क्या लगी हुई है, कार्बन की चेन, और एक से ज्यादा कायरल सेंटर होने चाहिए, यानी कि 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। ठीक है, कितने कायरल सेंटर होने चाहिए, 2 कायरल सेंटर होंगे। अगर 3 हो गए, क्या हो गए बेटा, 3 कायरल सेंटर हो जाते हैं ऐसे। अगर यहाँ पे एक OH और मिल जाता है और ऐसे, और इस केस में भी क्या मिलेगा, इधर OH और H, तो सारे OH अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको क्या बोलोगे, थीरियोज। इसको क्या बोलोगे, इरथीरियोज, क्योंकि सारे OH का है एक साइड में प्रेजेंट। समझ गए बात, ये हो गया थीरियोर और इरथीरियोज का। आगे लिखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कन्फर्मेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट टॉपिक है कन्फर्मर कन्फर्मर आइसोमर्स। देखो भाई, कन्फर्मर आइसोमर्स क्या होते हैं, तो मैंने कन्फर्मर की डेफिनेशन बताता हूं तुम्हें क्या होता है। मान लो A और ये है B,
तो इन दोनों को आपस में कन्फर्मर आइसोमर कब बोलेंगे, कब बोलेंगे बेटा? हमने स्टीरियो आइसोमर के दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो क्या थी कॉन्फ़िगरेशन, एक क्या था कन्फर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या पढ़ा हमने? एक तो डी और एल नोमेनक्लेचर पढ़ा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी। एक कौन सा पढ़ा? आर एस नोमेनक्लेचर पढ़ा, सिस ट्रांस पढ़ा, थ्रियो इथ्रियो पढ़ा, ई जेड पढ़ा। ये सब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब बात किसकी आती है? कन्फर्म की। कन्फर्मर आइसोमर किसे कहते हैं? तो कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या थी? जहां पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन ना हो, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से नया आइसोमर जनरेट ना हो, उसको क्या बोलते थे? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। और कन्फर्मेशन आइसोमर में क्या कहेंगे? जहां पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से नया आइसोमर जनरेट हो जाए, वो क्या कहलाएगा? कन्फर्मर आइसोमर। लिख लो, स्टीरियो आइसोमर विच कैन बी इंटरकन्वर्टेबल, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर स्टीरियो आइसोमर which can be interconvertible, by simple rotation, or or twisting of bonds। यानी कि ये दो जो कंपाउंड्स हैं ए और बी को हम कन्फर्मेशन आइसोमर कब बोलेंगे? जब इन दोनों कन्फर्मेशन को या तो हम बॉन्ड को रोटेट करके या बॉन्ड को ट्विस्ट करके एक दूसरे में कन्वर्ट करवा सके, उसको क्या बोलेंगे? कन्फर्मेशन आइसोमर्स। ठीक है, तो कन्फर्मेशन आइसोमर्स में मैं पहला एग्जांपल लिखता हूं जो हमने देखा है, बी आर सी एल एच और एच। ठीक है, अगर मैं इसको इसके दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करवाता हूं तो मैं क्या करता हूं बेटा? सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन। और मैंने पढ़ाया था किसमें बेटा? वो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, पता है किसी को? इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिए थे। कौन सी प्रोजेक्शन है ये? प्रोजेक्शन का क्या नाम है इसका? इस रिप्रेजेंटेशन का क्या नाम था? न्यूमान प्रोजेक्शन, न्यूमान रिप्रेजेंटेशन थी ये। इसमें दो बॉन्ड्स आमने सामने होते थे तो वो क्या कहलाता था? इक्लिप्स्ड। इसका दूसरा जो कौन सा फॉर्म बनाता हूं मैं? ये फॉर्म बनाया मैं कि बी आर मैंने यहीं रखा, सी एल भी यहीं है, एच यहीं है। मैंने इस कार्बन को रोटेट किया है, इस नीचे वाले को मान लो मैंने इसको 180 से रोटेट कर दिया। ये बी आर, ये एच इस साइड आ गया, ये सी एल इस साइड आ गया। ये कौन सा है? स्टैगर्ड। ये क्या है? स्टैगर्ड। तो ये क्या है आपस में? इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कन्फर्मर है। ये क्या है? ये कन्फर्मेशनल आइसोमर है। क्या है ये? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, क्योंकि इनमें सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से नया आइसोमर जनरेट हो गया है। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। देखो कन्फर्मर, अब कन्फर्मर कहाँ कहाँ पढ़ेंगे वो देखो। सबसे पहले कन्फर्मर को कहाँ कहाँ स्टडी करना है। सबसे पहला कंपाउंड है बेटा एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में। कहाँ पढ़ेंगे? एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में कन्फर्मर को। फिर पढ़ेंगे साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में। और तीसरा है फ्यूज्ड मॉलिक्यूल्स के अंदर, फ्यूज्ड मॉलिक्यूल्स में। एसाइक्लिक, साइक्लिक और फ्यूज्ड। एसाइक्लिक में मैंने जो अभी बना के दिखाया तुम्हें, CH2OH, CH2OH ऐसे बना सकते हो कोई भी एसाइक्लिक कंपाउंड हो गया ये। और साइक्लिक में बात करेंगे तो क्या होगा? ये कंपाउंड मान लो OH, OH। इसमें चर्चा करेंगे कि कन्फर्मर कैसे बनेगा। फ्यूज कंपाउंड कौन से होते हैं? ये होता है फ्यूज कंपाउंड। इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे कन्फर्मर एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
देखो भाई, उतार लिया। अब सबसे पहला कौन सा बक्सा बनाते हैं बेटा, साइक्लिक कंपाउंड्स में। सबसे पहले किसको सोल्व करना है, साइकिल सॉरी एसाइक्लिक कंपाउंड्स में। एसाइक्लिक कंपाउंड्स में चेक करते हैं कन्फर्मेशन। देखो भाई, एसाइक्लिक कंपाउंड्स में कन्फर्मेशन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी। मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन चेक करनी पड़ेगी। अब वो उस मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो बेटा रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है टॉप व्यू। क्या होता है, टॉप व्यू रिप्रेजेंटेशन, टॉप व्यू रिप्रेजेंटेशन। और एक होता है साइड वाइज रिप्रेजेंटेशन, साइड वाइज या साइड व्यू रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, टॉप व्यू रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है बेटा, इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं न्यूमान रिप्रेजेंटेशन। क्या, न्यूमान रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, टॉप व्यू का मतलब क्या है, न्यूमान प्रोजेक्शन या न्यूमान रिप्रेजेंटेशन। और साइड व्यू का रिप्रेजेंटेशन का मतलब बेटा, एक तो क्या होती है हमारी साहॉर्स, कौन सी होती है, साहॉर्स, और दूसरी होती है बेटा वेज डैश। कौन सी, वेज डैश। ठीक है, इसके अंदर हम क्या चेक करने वाले हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या चेक करने हैं, कन्फर्मर, कन्फर्मर्स चेक करने हैं। ठीक है भाई, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने ये एग्जांपल ले लिया बेटा CH3 और CH3। अब इसको अपने को टॉप व्यू में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि न्यूमान रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो न्यूमान रिप्रेजेंटेशन कौन सी होती है, बताओ कौन सा होता है न्यूमान वाला। ओहो सॉरी शक्तिमान बेटा, पीछे हम शायद गलत बता गया मैं, ये वाला, ये कौन सा कंफर्मेशन होता है, साहॉर्स बेटा। ये क्या होता है, साहॉर्स होता है। न्यूमान होता है बेटा सर्कल और डॉट वाला, सर्कल और डॉट वाला। सॉरी ये बात ध्यान रखना, ये क्या है, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है। ये जो आप बात करते हैं ये न्यूमान, इसमें न्यूमान कैसे होगा, ये होता है न्यूमान। एक तो क्या होता है बेटा बैक कार्बन, और दूसरा क्या होता है उसमें फ्रंट कार्बन। ठीक है, जिसमें हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स को। ये देखो एक फ्रंट है एक बैक है, तो फ्रंट किसी को मान लो जिस साइड से तुम देख रहे हो इस पे कितने एच लगे हुए हैं, 3 एच लगे हुए हैं, ये तुमने लगा दिए तीनों के तीनों एच। ठीक है, बैक कार्बन पे तुम यहाँ भी लगा सकते हो। ये तो कौन सी कंफर्मेशन हो गई, स्टैगर्ड। इसके और एक के पीछे एक लगाओ तो क्या होगी वो, इक्लिप्स। तो ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमान। समझ गए। अब बात करता हूं मैं साहॉर्स की, तो साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन कौन सी होती है, ये वाली, ये कौन सी है, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ एच, एच और एच। समझ गए। अब बात करता हूँ वेज डैश की, तो वेज डैश पे क्या होता है भाई, वेज डैश ये होता है, एक क्या होता है बेटा डैश पे, दूसरा कहाँ होता है वेज पे। ऐसे ही इसमें एक कहाँ होता है वेज पे, दूसरा कहाँ होता है डैश पे। समझ गए। अब इन पे चर्चा करते हैं, एक मॉलिक्यूल को उठाते हैं और उसको देखते हैं बेटा। उतार लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, नेक्स्ट चीज समझने की क्या है, हाउ कन्फर्मेशन अक्कर, हाउ कन्फर्मेशन अक्कर। अक्कर का मतलब हम कन्फर्मेशन को जनरेट कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। क्या है, हाउ कन्फर्मेशन अक्कर। अक्कर का मतलब कन्फर्मेशन को जनरेट कैसे करेंगे। तो कन्फर्मेशन को जनरेट कैसे करते हैं बेटा, बाई रोटेशन ऑफ, बाई रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। किसके बीच में बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बाय रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और रोटेशन कितने एंगल से हो सकती है बेटा, रोटेशन हो सकती है 60 डिग्री से, 120 डिग्री से और 180 डिग्री से। ठीक है, एक 60 डिग्री से, 120 से और एक 180 से। और रोटेशन कितने प्रकार से हो सकती है, हो सकता है वो क्या हो क्लॉकवाइज, और हो सकता है वो क्या हो एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए मेरी बात। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चलता हूं किसका, CH3 और CH3 का। ठीक है, मैंने ले लिया एग्जांपल। ये लो भाई, मैंने ये बना लिया सर्कल, इसमें मैंने ये नीचे रख दिया H, इस तरफ भी H, इस तरफ भी H, इसके नीचे ये H, इसके पीछे ये H, इसके पीछे ये H। समझ गए मेरी बात। इसको मैंने क्या नाम दिया था भाई, ये क्या होता है
इक्लिप्स, क्योंकि एक बॉन्ड के पीछे क्या है, दूसरा बॉन्ड। अब मैं इसमें रोटेशन करवा रहा हूं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है। बताओ कितने डिग्री से कराऊं, 60 डिग्री से करवा दूं, कितने डिग्री से, 60 डिग्री से रोटेट करवाया। किस कार्बन को करवा रहा हूं मैं बेटा, बैक कार्बन को। कौन से कार्बन को, बैक कार्बन को। और कौन सी डायरेक्शन में बताऊं, बताओ, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करवा रहा हूं। किस डायरेक्शन बेटा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो फ्रंट कार्बन तो क्या हो जाएगा, फिक्स। ये लो, फ्रंट को तो मैंने एज इट इज उतार दिया है, बैक को मैं रोटेट करवाता हूं। रोटेशन का मतलब देखो, क्लॉकवाइज रोटेशन ये है, तो ये एच 60 डिग्री कहां होगा, यहाँ पे। ये एच कहां होगा, यहाँ पे। और ये एच कहां आएगा, यहाँ पे। देखो ये एच कहां गया, इस जगह पे। ये इधर वाला एच कहां गया, इस जगह पे। ये एच कहां गया, इस जगह। बोलो इसका नाम क्या होता है, स्टैगर्ड। क्या होता है, स्टैगर्ड। रोटेशन हो गई, रोटेशन से नया आइसोमर जनरेट हो गया। तो क्या बोलेंगे इन दोनों को आपस में, ये क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। समझ गए। अब एक रोटेशन तो हमने क्लॉकवाइज करवाई बेटा, दूसरी रोटेशन तुम करवा सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी रोटेशन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। मैं इसी मॉलिक्यूल को रोटेट करवाता हूं किस डायरेक्शन बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और बैक कार्बन को, किस कार्बन को, बैक कार्बन को। देखो ये मैंने रोटेशन इधर लिख दिया, ठीक है। फ्रंट कार्बन क्या है, फिक्स है, H और H। देखना भाई, मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, ये कार्बन कहां जाएगा बेटा, ये हाइड्रोजन घूम के इस साइड, ये वाला हाइड्रोजन घूम के इस साइड, और ये वाला हाइड्रोजन घूम के इस साइड। यानी कि एक हाइड्रोजन कहां पहुंच गया, यहाँ पे। ये वाला कहां पहुंच गया, यहाँ पे। और ये वाला कहां पहुंच गया, यहाँ पे। यहां से भी हमें क्या मिला, स्टैगर्ड। क्या मिला, स्टैगर्ड। ठीक है। यानी कि ये हो गया बेटा, मॉलिक्यूल्स को हम एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स को रोटेट करके नए कन्फर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। और रोटेशन 60 डिग्री से हो सकती है, 120 डिग्री से भी हो सकती है, और 180 से भी हो सकती है। अभी हमने किससे देखी बेटा, 60 डिग्री से देखी है, ठीक है। और चर्चा आगे करेंगे, बस चलो क्लास में।